काढ़े की वजह से थोड़ी देर में ही नव्या को राहत मिल जाती है। स्वराज भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। वो कुछ सोचता है। फिर स्वराज, आपको हेड मसाज करना आता है? नव्या, क्या मतलब? स्वराज, मतलब ये कि बालों में तेल डालकर चंपी करना आता है? नव्या, नहीं, मतलब हाँ आता है, पर अच्छे से नहीं, आपके बाल खराब हो जाएंगे। स्वराज, कोई बात नहीं, चलेगा। नोच के सारे बाल निकाल दोगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। देखने का हक तो सिर्फ तुम्हें ही है, तो फिर क्या दिक्कत है? स्वराज जैसे ही ये कहता है तभी उसे श्रीधर की याद आती है कि एक दिन उसने गलती से श्रीधर के बाल में हाथ फेर दिए थे तो उस पर कितना नाराज़ हुआ था वो। स्वराज चुटकी बजाते हुए, कहाँ खो गई आप? वहाँ टेबल पर कोकोनट ऑयल रखा हुआ है, बस उससे एक अच्छा सा हेड मसाज कर दीजिए। नव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और ऑयल लेकर स्वराज के सर पर मसाज करने लगती है। नव्या के नाखून बड़े होने की वजह से स्वराज को अच्छा लग रहा होता है। स्वराज, वाह नव्या, आपके हाथ में सच में जादू है। मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अब आप सो जाइए, आप थक गई होंगी। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। नव्या भी बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन सुबह नलिनी थोड़ी दिन के लिए कोई यात्रा पर चली जाती हैं और आज संडे होने की वजह से स्वराज की भी छुट्टी होती है और इसी बात का डर नव्या को सता रहा होता है कि नानी जी के ना होने की वजह से कहीं स्वराज उसे परेशान ना करें। वो यही सोचते सोचते वो खाली गर्म तवे पर हाथ रख देती है तो ज़ोर से चीखती है। स्वराज उसकी चीख सुनकर दौड़कर बाहर आता है और देखता है कि नव्या की पाँचों उंगली जल चुकी हैं, जिससे नव्या को बहुत जलन हो रही है। वो दौड़कर दवाई का डब्बा लाता है और उसमें से ट्यूब निकालकर उसकी उंगलियों पर धीरे धीरे लगाने लगता है। स्वराज, ध्यान कहाँ था आपका नव्या? देखो कितना जल गया है, पर चिंता मत करिए, मैं ट्यूब से आपको राहत मिल जाएगी। नव्या, अपना ध्यान रखा करिए, आपको चोट पहुँचेगी पर तकलीफ़ मुझे होगी। मैं आपको ऐसी अर्धांगिनी नहीं कहता। यह सुनकर नव्या, जो अभी अभी किचन में जो उसके बारे में सोच रही थी, उस पर उसे बहुत अफसोस होता है। स्वराज, अब आप आराम कीजिए, आज मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा। और इतना कहकर वो किचन में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो नव्या के लिए एक गिलास दूध और ब्रेड बटर जैम बनाकर लाता है। नव्या के हाथ में दवाई लगी होती है, इसलिए वो उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाता है। नव्या आज खुद को रोक नहीं पाती और उसके हाथ से वो नाश्ता कर लेती है। स्वराज उसे बड़े प्यार से देखे जा रहा था। यह बात जब नव्या ने नोटिस की तो वो उठकर जल्दी से कमरे में चली गई और सोचने लगी, नहीं नव्या, ये तुझे क्या हो गया है? तू अपने दिल में कैसे किसी और को जगह बनाने दे सकती है? ये कभी नहीं हो सकता। तभी स्वराज कमरे में आता है। स्वराज, हमें शाम को एक दोस्त की पार्टी में जाना है, तो शाम को रेडी रहिएगा। नव्या, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप अकेले ही जाना। नव्या गुस्से में कहती है। स्वराज, क्यों? मैं कुंवारा तो हूँ नहीं, शादीशुदा हूँ तो अपनी बीवी के साथ ही जाऊँगा ना। नव्या, नहीं है हम आपकी पत्नी, मत कोशिश करिए हमारे करीब आने की। ये अच्छा बनकर हमारा दिल जीतने की कोशिश मत करिए। स्वराज, अर्धांगिनी जी, मैं क्यों आपका दिल जीतने की कोशिश करूँगा? आपका दिल तो मेरा ही है और उस पर हक भी सिर्फ मेरा है, क्योंकि जो मेरा है उसे मैं अपने पास से कभी नहीं जाने देता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप भी मेरी हैं और आपका दिल भी। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, जब शाम को वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर स्वराज बाहर चला जाता है। नव्या अब समझ चुकी थी कि उसे स्वराज की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उसे बिना लिए तो नहीं जाने वाला। शाम को वो सोचती है कि नहा लें, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है। तभी स्वराज भी घर आता है। मोबाइल बजाता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो हड़बड़ाकर अपने पास की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर चला जाता है। वो नव्या को आवाज़ देने ही वाला होता है कि नव्या बाथरूम से बाहर आती है। उसका जिस्म सिर्फ एक टॉवल से बंधा होता है और उसके गीलों बालों में से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। नव्या सामने स्वराज को देखकर जम जाती है। स्वराज भी उसे ऐसे देखकर थोड़ी देर के लिए अपने होश खो बैठता है। नव्या अब बुरी तरह डर रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि आज उसके साथ, पर तभी स्वराज ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और, स्वराज, मैंने बहुत बार बेल बजाई
पर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं डर गया और दूसरी चाबी थी मेरे पास तो मैं अंदर आ गया और इतने में आप बाहर आईं। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। और इतना कहकर स्वराज कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। नव्या बस उसे हैरानी से जाते हुए देखती रह गई। स्वराज को यूँ जाता देख नव्या को खुद अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उसने हर बार स्वराज के बारे में गलत ही सोचा। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर जाने लगी तो उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से हाय का मैसेज आया। उसने सामने कौन का रिप्लाई किया तो सामने से जवाब आया, श्रीधर। नव्या के हाथ पैर अब कांपने लगे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीधर ने उसे मैसेज किया है। उसने थोड़ी देर सोचा फिर रिप्लाई किया, नव्या आप क्यों याद कर रही हो मुझे? सारा रिश्ता तो ख़त्म हो गया था ना। श्रीधर, मुझसे गलती हो गई नव्या, जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे पास वापस लौट आओ। नव्या, क्यों? रितिका से भी मन भर गया क्या तुम्हारा? शादी की थी ना उससे। श्रीधर, हमारा डाइवोर्स हो चुका है नव्या। उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद उसने किसी और से नाजायज़ संबंध रखे। मैं अपनी गलती मानता हूँ नव्या, जो मैंने तुम्हें छोड़कर उसे अपनाया। पर अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे लिए ही बनी हो नव्या। नव्या, तुम गलत सोच रहे हो। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकती। श्रीधर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे ही प्यार करती हो। तुमने अभी तक अपने पति को करीब तक नहीं आने दिया। उस दिन काया जब तुमसे बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। जैसे मैंने डिवोर्स लिया वैसे तुम भी ले लो नव्या, ऐसा कभी नहीं होगा। श्रीधर, तुम मेरे पास आओगी नव्या, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा। बाय, आई लव यू। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे श्रीधर की बातों का क्यों बुरा लग रहा था। आखिर वो सही तो कह रहा था। उसने श्रीधर की वजह से ही तो स्वराज को अपने से दूर रखा था। अरे अर्धांगिनी जी, रेडी हो गई आप या नहीं? स्वराज की आवाज़ से नव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और कमरे के बाहर चली जाती है। स्वराज कार चलाते हुए नव्या से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर नव्या कोई और ही ख्यालों में गुम थी। स्वराज, दो प्यार के पंछियों का आपस में बात करनी चाहिए, ऐसे चुप रहेंगी तो कैसे चलेगा? नव्या, अच्छा, प्यार कभी प्यार किया है आपने जो प्यार की बात कर रहे हैं? नव्या चिढ़ते हुए बोली। स्वराज, हाँ बिल्कुल किया है ना। नव्या, किससे? वो चौंकते हुए बोली। क्योंकि स्वराज ने उससे कहा था कि उसकी ज़िंदगी में नव्या ही पहली लड़की है। स्वराज, आपसे, मेरी पत्नी नव्या से। यह सुनकर नव्या की नज़रें स्वराज से नहीं हटती। एक बार तो उसका दिल भी बोल उठा, तो क्यों इसे इतना सता रही है नव्या? अब तो वो दोनों ही शांत थे। कुछ देर बाद स्वराज के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। स्वराज के दोस्त केशव जी के घर पर वो आते हैं तो वो उन्हें वेलकम करता है। केशव स्वराज को गले लगाता है और नव्या के सामने हाथ जोड़कर उन्हें वेलकम करता है। केशव, यार स्वराज कब से वेट कर रहा हूँ, कितनी देर कर दी। आइए भाभी जी, इस नाचीज के छोटे से घर पर आपका स्वागत है। स्वराज, शुरू हो गया तेरा ड्रामा, वो हंसते हुए बोला और नव्या भी मुस्कुरा दी। नव्या ने देखा कि उधर और भी बहुत सारे कपल थे। दोनों अंदर जाते हैं, सबसे घुल मिल गए। केशव, यार प्रमोशन की खुशी में पार्टी तो दे दी, पर अब मैं भी शादी कर लूँगा और इससे भी बड़ी पार्टी दूँगा। अभी से इनवाइट कर रहा हूँ तुम लोगों को। केशव की इस बात से सब लोग हंस देते हैं। स्वराज, कर ले शादी फिर जल्दी से, ऐसे भी शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है। वो नव्या की तरफ देखते हुए बोला। नव्या भी उसे ही देख रही थी। तभी केशव बोला, देखा दोस्तों, दोनों प्रेमी कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। चल स्वराज, इसी खुशी में एक गाना गा दे। भाभी जी, इसने आपको बताया ही नहीं कि ये बहुत अच्छा गाना गाता है और गिटार भी बहुत अच्छा बजाता है। नव्या ने हैरानी से स्वराज की तरफ देखा। स्वराज, नहीं यार, फिर कभी, अभी नहीं। पर बाकी सब लोग नव्या को जोर देते हैं कि वो स्वराज को गाने के लिए मनाए। नव्या, सब इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना। नव्या के इतना कहते ही स्वराज मान जाता है और गिटार हाथ में ले लेता है। केशव, देखा सभी लोगों ने, भाभी जी के कहते ही कैसे मान गया। सभी लोग हंस देते हैं और नव्या शर्माने लगती है।
तभी उसके कानों में स्वराज की आवाज़ आती है, जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। गाना ख़त्म होते ही सब लोग ताली बजाने लगते हैं, पर किसी की आंखों में आंसू और तड़प दोनों ही थे, और वो थे स्वराज और नव्या की आंखों में। फिर दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं। केशव और स्वराज बाकी सब दोस्तों के साथ थोड़ी देर बात कर रहे थे, तभी पूजा, जो कि स्वराज के ही दोस्त की वाइफ है, वो नव्या के पास आती है। पूजा, नव्या, उस लड़की को देख रही हो जो स्वराज थोड़ी ही दूर पर सामने खड़ी है? नव्या, हाँ है तो सही। पूजा, उसका नाम नेहा है। पूरे ऑफिस को पता है कि नेहा स्वराज के पीछे पड़ी है। वो शादी करना चाहती थी स्वराज से, पर स्वराज ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो अभी कैसे घूर घूर कर देख रही है स्वराज को। नव्या पूजा की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है तो बात सही होती है। नेहा की नज़र स्वराज पर ही थी और ये बात अब नव्या को खटक रही थी। थोड़ी देर बाद स्वराज एक रूम में बाथरूम की तरफ जाता है तो नेहा भी इधर उधर देखकर उस रूम में चली जाती है, और नव्या ये देख चुकी थी, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब कुछ देर बाद भी दोनों में से कोई बाहर नहीं आया तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो कमरे की तरफ चली गई। उसने देखा कि स्वराज दीवार से लगा हुआ है और नेहा उसके गले लगी हुई है। स्वराज की नज़र नव्या पर पड़ती है। वो उससे बात करने जाता है कि नव्या वहाँ से रोते हुए बाहर कार की तरफ आ जाती है और स्वराज भी उसके पीछे आ जाता है। स्वराज, नव्या मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा वैसा नहीं था। वो नेहा, नव्या, मुझे घर जाना है, और इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। स्वराज भी सोचता है कि वो घर जाकर ही उसे समझाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचते हैं तभी नव्या उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। स्वराज, नव्या मेरी बात तो सुनो प्लीज़, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। नव्या, सब एक जैसे ही होते हैं, आपको मुझसे प्यार नहीं मिला तो नेहा तो आपके लिए थी ही, अच्छा मौका था ना आपके लिए, नव्या रोते हुए कहती है। लेकिन स्वराज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। नव्या सोफे की तरफ खड़ी थी, वो उसे सोफे पर धकेल देता है। एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ता है और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। नव्या छटपटा रही होती है। स्वराज, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जब बाथरूम गया तब नेहा भी मेरे पीछे आई और उसे देखकर मैं पीछे हो गया और वो अचानक से मेरे गले लग गई। मैं उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी आप आ गईं। और मैं सच कह रहा हूँ, नानी की कसम, मुझे अगर प्यार भी चाहिए ना तो वो सिर्फ तुमसे चाहिए, और वो भी तुम्हारी मर्जी से। मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं, समझी? इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है और गुस्से से कमरे के बाहर आ जाता है। उसे नव्या की बातों से बहुत हर्ट हुआ था और जो उसने नव्या के साथ अभी किया वो उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने एक सेल्फ में से शराब की बोतल निकाली और एक पैक बनाकर एक घूंट में पी गया। उधर नव्या अभी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद स्वराज अंदर आता है और देखता है कि नव्या अभी बेड पर बैठी है और रो रही है। वो उसके पास जाता है और कान पकड़कर उसने जो अभी कहा उसके लिए सॉरी कहता है। नव्या समझ जाती है कि स्वराज ने थोड़ी सी ही सही पर शराब पी रखी है। नव्या, आपने शराब पी है? स्वराज, तुमने हर्ट जो किया है मुझे। आज पहली बार स्वराज ने नव्या को तुम कहा था। नव्या कुछ नहीं कहती। स्वराज उसके पास बैठ जाता है और दोनों हाथ से उसका चेहरा पकड़ लेता है। स्वराज अब नशे में था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है नव्या, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और जब तक ये ज़िंदगी है तब तक तुम रहोगी। यह सुनकर नव्या और रोने लगती है। नव्या, सच में वो सब नेहा ने किया था? स्वराज, हाँ मेरी जान, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी कसम। इतना कहकर स्वराज उसकी आंखों में से जो आंसू निकल रहे होते हैं उसे अपने होठों से पी लेता है। मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसके बाजू में लेट जाता है और उसे भी अपने करीब सुला देता है। वो नव्या का सिर अपने कंधे पर रखता है और उसका एक हाथ अपने चेस्ट पर, और धीरे धीरे नव्या के बाल को सहलाने लगता है। इसी तरह दोनों नींद के आगोश में खो जाते हैं। सुबह नव्या की नींद डोरबेल से खुलती है।
स्वराज अभी भी सो रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत और एक आदमी थे। नव्या: जी कहिए, किससे काम है आपको? हमें स्वराज सिंघानिया से काम है। वो आदमी कहता है। नव्या: जी माफ़ कीजिएगा, यह स्वराज मल्होत्रा का घर है। नहीं, यह स्वराज सिंघानिया का ही घर है। सिंघानिया एंड सन्स कंपनी के मालिक स्वराज सिंघानिया। अब की बार वो औरत कहती है। नव्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मन में सोचती है, सिंघानिया एंड सन्स के मालिक हैं स्वराज, इस कंपनी में तो श्रीधर मैनेजर है। नव्या अभी भी सोच में डूबी थी। तभी उस औरत और उस आदमी के पीछे से नलनी आई। अंदर चलकर बात करें बेटा। इतना कहते ही नलनी और वो औरत आदमी अंदर आ जाते हैं। नव्या: नानी जी, आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, फिर आप इनके साथ कैसे? नलनी: बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, तुम्हारी मेरी बेटी और जमाई के घर, मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल गई थी। ये दोनों तुम्हारे सास ससुर हैं, मंथन सिंघानिया और जानवी सिंघानिया। नव्या बहुत कंफ्यूज थी, पर नलनी जी ने कहा कि वो उसके सास ससुर हैं। इसके लिए नव्या ने उनके पैर छुए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, मंथन और जानवी ने साथ में कहा। जानवी: हमारी बहू तो बहुत ही सुंदर है माँ, मेरे स्वराज की पत्नी, जिसे अपने ससुराल में होना चाहिए, यही इनका ससुराल है। आपके घर और आप लोगों की हमें ज़रूरत नहीं। स्वराज कमरे से बाहर आते हुए कहता है। जानवी: स्वराज बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, कब तक नाराज़ रहोगे हमसे? मंथन: स्वराज, वो घर और बिजनेस तुम्हारी राह में है। नव्या को लेकर हमारे साथ घर चलो बेटा। मैंने कह दिया ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम खुश हैं यहाँ, क्यों हमें परेशान करने यहाँ आ गए? इसीलिए तो मैंने आपको शादी में भी नहीं बुलाया था। और नानी, आपने मुझसे झूठ कहा था, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? नलनी: स्वराज, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर वो दीवार पर जोर से हाथ मारता है और अपने कमरे में चला जाता है। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। नलनी उसके पास आती है। नव्या, तुम कमरे में जाओ, वो आज तुम्हें सब बता देगा। हाँ नव्या, अब तुम ही हमारे बेटे को घर वापस ला सकती हो। प्लीज़ हमारी मदद करो। जानवी रोते हुए नव्या के सामने हाथ जोड़ लेती है। नव्या: अरे नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसा मत करिए, मैं उनसे बात करती हूँ। इतना कहकर नव्या कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि स्वराज सोफे पर सिर झुकाए बैठा है। वो उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। क्या हुआ स्वराज? स्वराज: प्लीज़ नव्या, आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। नव्या आवाज़ से समझ जाती है कि स्वराज रो रहा है। नव्या जैसे ही उसका चेहरा उठाती है, वो झट से नव्या के गले लग जाता है और रोने लगता है। स्वराज: मैं आपके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था नव्या, लेकिन मुझे जो तकलीफ़ मिली है, आज वो फिर मेरे सामने आ गए। मुझे समझने वाला कोई नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पाया नव्या। नव्या: प्लीज़ चुप हो जाइए स्वराज, मत रोइए, मैं हूँ आपके साथ। जो भी बात है मुझे कहिए, मैं संभालूंगी आपको, पर आप मत रोइए। और नव्या की आंख में भी आंसू आ चुके थे। स्वराज उठकर खिड़की की तरफ जाता है और मुझे बचपन से ही कभी माँ और पापा का प्यार मिला ही नहीं। पापा हमेशा अपने बिजनेस में डूबे रहते, मम्मी भी मुझे अपने सोशल वर्क के कारण कभी वक्त नहीं दे पाती। बस घर में एक मेड को रख दिया था मेरी देखभाल के लिए। शाम को वो लोग घर आते तो पापा नशे में डूबे हुए होते और मम्मी उन्हें यूं देखकर उनसे लड़ाई करने लगती। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, ये तो उनके लिए आम बात हो गई थी। पापा बात बात पर माँ को मारते और कहते कि ये घर और पैसा उनका है, तो वो जैसा रखेंगे ऐसे ही उन्हें रहना होगा। माँ ये सुनकर भड़क जाती और नानी के घर आ जाती, पर उन दोनों को मैं कभी नहीं दिखाई दिया। नव्या, उनका 10 साल का स्वराज कभी नहीं दिखा उन्हें। उनके स्वराज का दर्द, उसका रोना, उसका सहम जाना, यह सब तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। माँ मुझे छोड़कर नानी के घर आ जाती और पापा अपने फ़ोन और बिजनेस में बिजी रहते। मैंने खाना खाया या नहीं, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, यह सब से उन्हें कहाँ कुछ फ़र्क पड़ता था। उनके लड़ाई से मैं इतना डर जाता था कि मुझे बुखार हो जाता,
पर वो लोग नौकर को मेरी देखभाल के लिए कह देते और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब एक दिन नानी घर पर आई तो मैं उनके साथ यहाँ आ गया और वापस कभी गया ही नहीं। ना मुझे उनके पैसे की ज़रूरत थी और ना ही उनके सरनेम की। मैंने अपनी नानी के सरनेम को ही अपना लिया और बन गया स्वराज सिंघानिया से स्वराज मल्होत्रा। नव्या को आज जाकर समझ में आया कि स्वराज ने कितनी तकलीफ़ और दर्द झेला है। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा नव्या, कभी नहीं। इतना कहते हुए स्वराज बेड पर बैठ जाता है और रोने लगता है। नव्या उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथों को थाम कर, नव्या, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास है स्वराज। वो अब दोबारा कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे और अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। अगर हम उन्हें नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। और मैं हूं ना आपके साथ। अब कभी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। आपके दिल की जो भी बातें हैं स्वराज, वो आपकी नव्या सुनने के लिए हमेशा तैयार है। स्वराज, आप सच कह रही हैं ना नव्या? मेरी ज़िंदगी बहुत खाली सी थी, मन से बहुत टूट चुका था नव्या। तब तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता नव्या। मुझे मेरे पापा से तो कभी प्यार नहीं मिला। अब अगर आप भी मुझे कभी छोड़कर गईं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और इतना कहते ही स्वराज रोते हुए नव्या की कमर को जकड़ लेता है और उसके पेट पर अपना सर लगाकर रोने लगता है। नव्या उसका चेहरा ऊपर करती है और उसके बालों को पीछे की तरफ करके उसके माथे को चूम लेती है और स्वराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खड़ा होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आज पहली बार नव्या ने उसे छुआ था। उसकी खुशी स्वराज बयां नहीं कर पा रहा था। स्वराज, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ नव्या, और उससे भी ज़्यादा आपकी इज्जत करता हूँ। आई लव यू नव्या। नव्या, आई लव यू टू स्वराज। स्वराज सुनते ही उसे और कस के अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आते हैं। स्वराज अपनी मम्मी पापा को कहता है कि मैं एक ही शर्त पर घर जाऊंगा। मेरे नाम पर जो भी है उसका आधा हिस्सा नव्या के नाम पर होगा। नव्या, ये क्या कह रहे हैं आप स्वराज? स्वराज, बिल्कुल सही कह रहा हूँ नव्या। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं। कभी मुझ में कोई गुरूर आ गया और मैंने भी आपको पापा की तरह कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तब यही आपके काम आएगा, आपके स्वराज को आपके पास वापस लाने के लिए। यह सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंथन, जो भी है तुम दोनों का ही है। तुम जैसे चाहें ऐसे रहना, बस घर लौट आओ। और हम भी अब बदल चुके हैं स्वराज। जानवी नव्या के पास जाती है। थैंक यू, तुमने हमारे परिवार को फिर से पूरा किया है। फिर स्वराज और मंथन और जानवी के गले लग जाता है। यह सब देखकर नव्या बहुत खुश थी। तभी उसके फ़ोन पर श्रीधर का मैसेज आता है। तो क्या सोचा तुमने? नव्या मन में, तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी कि प्यार क्या होता है और नफ़रत क्या होती है। स्वराज नव्या को लेकर सिंघानिया विला पहुंचता है। जानवी उन दोनों का गृह प्रवेश करती है। जानवी और मंथन दोनों ही बहुत खुश थे। आज उनका परिवार पूरा हो चुका था। नव्या भी बहुत खुश थी। उसके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थीं। और आज उसे पता चला कि प्यार तो स्वराज ने उससे किया था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे स्वराज की आवाज़ आती है। स्वराज, अरे अर्धांगिनी जी, किन ख्यालों में खो गई हैं आप? हमारा कमरा नहीं देखना आपको? फिर स्वराज उसका हाथ थामकर उसे अपने कमरे में ले जाता है, जो बचपन में उसका कमरा हुआ करता था। नव्या देखती है कि कमरा बड़ा ही आलीशान और सुंदर था, जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिंघानिया फैमिली की बहू है। तो मेरी पत्नी को उनका कमरा पसंद आया? स्वराज उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए कहता है। नव्या, बहुत ही सुंदर और अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। स्वराज, अच्छा, मेरी तरह? ये कहते हुए स्वराज अपने होठ नव्या की तरफ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी मंथन और जानवी उनके कमरे में आते हैं। नव्या झट से स्वराज से दूर हो जाती है। जानवी, माफ़ करना बेटा, हमने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन पापा को तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। स्वराज, इसलिए। स्वराज, अरे इसमें सॉरी वाली क्या बात है माँ? और हाँ पापा, कहिए ना, क्या बात करनी थी आपको? मंथन, बेटा मैं चाहता हूँ कि आज तुम दोनों ऑफिस चलो। मैं तुम्हारा केबिन, तुम्हारा स्टाफ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
सिंघानिया एंड सन्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। स्वराज, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर अब घर पर आराम करना चाहता हूँ। मैं भी तो कुछ वक्त अपनी पत्नी के साथ बिता लूँ, मंथन हंसते हुए कहता है। जानवी, क्या आप भी बच्चों के समान? जानवी गुस्से में पर शर्माते हुए कहती हैं। इस बात पर स्वराज और नव्या भी मुस्कुरा देते हैं। स्वराज, आप नहीं जानते कि आप लोगों को इस तरह देखकर मैं कितना खुश हूँ, और मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन करूँगा पापा। इतना कहकर वो स्वराज मंथन को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद स्वराज रेडी था। वाइट शर्ट, ब्राउन ब्लेजर और ब्राउन पैंट, उसकी पर्सनालिटी कमाल की थी। नव्या ब्लैक पैंट और ब्राउन टॉप में थी, और यह स्वराज ने तत्कालिक उसके लिए मंगवाया था। उसने खुद उसे साड़ी पहनने से मना किया था। दोनों अब नीचे हॉल में आ चुके थे। मंथन और जानवी भी रेडी थे। कुछ ही देर में वो लोग सिंघानिया एंड सन्स के बाहर होते हैं। सबसे पहले मंथन और जानवी अपने ऑफिस स्टाफ के पास पहुंचते हैं। मंथन, हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई है, जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। आज मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा हूँ। अब आपका और इस सिंघानिया एंड सन्स का नया एमडी आ चुका है। श्रीधर सहाय सिंघानिया एंड सन्स का मैनेजर था, इसलिए ये बात सुनते ही, श्रीधर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? कौन नया एमडी? हमारे बॉस तो आप ही हैं ना? मंथन, नहीं श्रीधर, अब तुम्हारा और हमारे ऑफिस स्टाफ का बॉस कोई और है। सो प्लीज़ वेलकम माय सन एंड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर स्वराज मंथन सिंघानिया, एंड आल्सो वेलकम हर वाइफ एंड आवर डॉटर इन लॉ मिसेस नव्या स्वराज सिंघानिया। नव्या नाम सुनते ही श्रीधर अपनी दोनों आईब्रो ऊपर चढ़ाकर एंट्री गेट पर देखता है। काया भी सरप्राइज थी। उसने गेट की तरफ देखा, जहाँ नव्या स्वराज का हाथ थामे अंदर आ रही थी। पूरा ऑफिस स्टाफ उन्हें तालियों से स्वागत कर रहा था, पर श्रीधर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्रीधर अपने मन में, नव्या सिंघानिया फैमिली की बहू और नई एमडी की वाइफ, ये कैसे हो सकता है? स्वराज और नव्या अंदर आ चुके थे। काया भी सरप्राइज थी। उसके मन में भी कई सवाल थे, जो उसे अभी करना ठीक नहीं लगा। मंथन, स्वराज और नव्या बेटे, मीट योर मैनेजर मिस्टर श्रीधर सहाय। हमारे अभी तक के बिजनेस के सारे डिटेल्स यही तुम्हें देंगे। लेकिन श्रीधर किसी और ही ख्यालों में गुम था। श्रीधर, क्या हुआ? मंथन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। श्रीधर, हाँ, कुछ नहीं हुआ सर। और वो स्वराज और नव्या की तरफ देखते हुए, हेलो सर एंड मैडम, आई एम योर मैनेजर। नव्या, यस मिस्टर श्रीधर, वी नो यू आर आवर मैनेजर। और इतना बोलकर नव्या के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, जो श्रीधर के मुंह पर एक तमाचे की तरह थी। मुझे पता है कि श्रीधर, तुम यही सोच रहे होगे कि आज अचानक से मेरा बेटा कहाँ से आ गया और ये था कहाँ। तो ये बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा, मंथन श्रीधर से कहता है। श्रीधर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। श्रीधर मन में, मुझे स्वराज से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस अब नव्या वापस चाहिए। मंथन, स्वराज चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखाता हूँ, जो कब से तुम्हारे इंतज़ार में है। स्वराज, जी पापा बिल्कुल, पर क्या हम थोड़ी देर रुक कर जा सकते हैं, फिर चलते हैं? मंथन, हाँ ठीक है, जब तुम चाहो, पर कोई दिक्कत है क्या? जानवी, किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? स्वराज, हाँ माँ, इंतज़ार ही कर रहा हूँ। तभी नव्या के मम्मी पापा वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर स्वराज और नव्या जाकर उनके पैर छूते हैं। नव्या, मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? महेंद्र, तू तो हमें भूल ही गई है बेटा, पर हमारा बेटा हमें नहीं भूला। वंदना, बेटा स्वराज ने ही हमको फ़ोन करके यहाँ बुलाया है और सारी बातें भी हमें बता दी हैं। फिर वंदना की नज़र श्रीधर पर पड़ती है। मैं तेरे लिए खुश हूँ बेटा, आखिर तूने इस रिश्ते को अपना ही लिया। स्वराज से बेहतर जीवन साथी तुम्हारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। श्रीधर समझ रहा था कि ये बातें नहीं, ताना था जो उसके लिए था। स्वराज जानवी और मंथन को नव्या के मम्मी पापा से मिलवाता है। सब एक दूसरे से हंसी खुशी मिलते हैं। फिर मंथन सबको स्वराज को उसके केबिन में ले जाता है। मंथन,
देखो स्वराज, ये है तुम्हारा केबिन, सिंघानिया एंड सन्स के एमडी का केबिन। इस चेयर पर बैठो। स्वराज, अपने मम्मी पापा के दिल की तमन्ना पूरी कर दो। स्वराज अपने मम्मी पापा और सास ससुर का आशीर्वाद लेकर उस चेयर पर बैठ जाता है। स्वराज, मैं वादा करता हूँ आपसे पापा, आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मंथन, आई नो बेटा, और हाँ, तुम्हारी और नव्या के लिए एक गिफ्ट है। फिर मंथन श्रीधर को अंदर बुलाता है। श्रीधर कुछ पेपर्स लाता है। नव्या बेटा, इस पर साइन कर दो। नव्या, ठीक है पापा, जैसा आप कहें। पर ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? मंथन, ये तुम्हारे नाम पर हमने फार्म हाउस लिया है, ये उसी के पेपर्स हैं। तुम्हारी शादी का गिफ्ट है ये। नव्या, लेकिन पापा, ये सब की क्या ज़रूरत थी? मंथन, ज़रूरत थी बेटा, तुम्हारी वजह से आज हम इतने खुश हैं। थैंक यू नव्या। नव्या एक नज़र स्वराज की तरफ देखती है। स्वराज अपनी पलकें झुकाकर उसे साइन करने के लिए हामी भर देता है। श्रीधर यह सब देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और मन में, मानता हूँ नव्या कि मैंने गलती की है, पर मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकती हो? तुम मुझे नहीं भूल सकती नव्या। तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, अपने श्रीधर के पास। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जानवी जी, जो वो आपके घर की बहू बनी। वंदना हाथ जोड़कर जानवी और मंथन से कहती हैं। जानवी, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? वो भी हमारी ही बेटी है। फिर थोड़ी देर में मंथन, जानवी, महेंद्र और वंदना वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्वराज, श्रीधर, मुझे इस मंथ के सारे डिटेल्स ला कर दो। श्रीधर को वहाँ से जाने का मन तो नहीं था, फिर भी वो एक बार नव्या की तरफ देखकर केबिन के बाहर निकल गया। श्रीधर के जाने के बाद स्वराज अपनी चेयर से उठकर नव्या के पास जाता है और उसे उस चेयर पर बैठा देता है। नव्या, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वराज, ये आपकी जगह है। स्वराज, वो तो बाकी सबके लिए, पर मेरी असली जगह तो आपका दिल है नव्या। आप नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। मेरी नव्या मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे, है ना? वो नव्या का माथा चूमते हुए कहता है। नव्या, हाँ स्वराज, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, पर मुझे आपको कुछ बताना है। स्वराज, जो आप नहीं जानते। स्वराज, हाँ क्या बात है, कहिए। पर नव्या कुछ कहती उससे पहले ही श्रीधर वहाँ आ जाता है और स्वराज से बिजनेस के सिलसिले में बातें करने लगता है। श्रीधर तिरछी नज़र से नव्या को देखता है। नव्या को उसकी आंखों में मक्कारी साफ दिख रही थी। नव्या को काया का मैसेज आता है, अपनी दोस्त से भी मिल लो नव्या मैडम। नव्या स्वराज को काया के बारे में बताकर उससे मिलने चली जाती है। नव्या को देखते ही काया उसे गले लगा लेती है। काया, देख नव्या, अब ये सस्पेंस मुझसे नहीं झेला जा रहा है, आखिर ये सब है क्या? फिर नव्या काया को सारी बात बताती है। काया, देखा नव्या, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो श्रीधर ने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। प्यार क्या है ये तो कोई स्वराज से ही सीखे। उन्होंने दिखा दिया कि प्यार कभी शर्त पर या सिर्फ शरीर से नहीं होता, दिल से होता है। पर तूने स्वराज को श्रीधर के बारे में बता दिया है या नहीं? नव्या, अभी तक तो नहीं यार, पर मुझे उन्हें सब कुछ बता देना है, इससे पहले कि हमारे बीच कोई गलत फहमी हो। काया, तो देर किस बात की है? नव्या, तू स्वराज को सब कुछ बता दे, वो तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। कई बाद में उन्हें किसी और से या खुद श्रीधर से पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। तभी पियोन नव्या के पास आता है और उससे कहता है कि स्वराज उसे कॉरिडोर के पास वाले कैबिन में बुला रहा है। नव्या जैसे ही उस कैबिन में जाती है तो वहाँ स्वराज नहीं, श्रीधर होता है। नव्या, श्रीधर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो स्वराज। श्रीधर, पियून को मैंने ही तुमसे झूठ कहने के लिए कहा था नव्या, मुझे पता था कि अगर मैं बुलाऊंगा तो तुम नहीं आओगी। नव्या, अच्छा है कि तुम खुद ही समझ गए। नव्या गुस्से से श्रीधर को कहती है। श्रीधर, उफ नव्या, गुस्से में तो तुम्हारा चेहरा और भी खूबसूरत लगता है, और इस आउटफिट में तो तुम और भी कहर ढा रही हो। श्रीधर नव्या के करीब आने की कोशिश करता है, पर नव्या वहाँ से हट जाती है। नव्या, अपनी हद में रहो श्रीधर, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, स्वराज सिंघानिया की पत्नी हूँ। श्रीधर, ये सब तुम्हारी नाराज़गी है मुझसे नव्या, मैं तुमसे कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ता हूँ,
पर प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। नव्या, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। आखिर तुम प्यार के बारे में जानते ही क्या हो श्रीधर? तुमने जो मुझसे किया था वो प्यार नहीं, तुम्हारा मतलब था। तुम्हें तो सिर्फ मेरा जिस्म पाना था और मैंने ऐतराज़ जताया तो तुम्हें किसी और से प्यार हो गया, वो भी इसलिए कि उसने तुम्हें अपने साथ सोने दिया। ये प्यार है तुम्हारा? इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं। अरे प्यार तो स्वराज ने मुझसे किया है, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार किया है और उससे भी ज़्यादा मेरी इज्जत की है। ये प्यार होता है। तुमने मुझे कितना रुलाया है, कितनी तकलीफ़ दी है, इसका कोई हिसाब है तुम्हारे पास? खैर छोड़ो, वैसे भी तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी है। तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा है और तुम्हारी बीवी ने किसी और के लिए तुम्हें। और हाँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्वराज से प्यार करती हूँ और उन्हीं से करती रहूँगी। तो अपने दिल में जो भी गलतफहमी है वो निकाल देना। नव्या जैसे ही जाने लगती है तभी श्रीधर, स्वराज ने तो तुम्हें बहुत प्यार किया है पर तुमने नहीं किया है नव्या। अगर करती तो अभी तक उसे हमारे बारे में सब कुछ बता चुकी होती, पर तुमने नहीं बताया। आखिर मेरी वजह से ही तो तुमने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। हमारी शादी होने वाली थी, ऐसी कोई भी बात तुमने बताई है उसे? नहीं ना? श्रीधर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है। नव्या, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें आज ही सब बता दूंगी। श्रीधर, इस फ़ोटो के बारे में भी? श्रीधर अपने फ़ोन से नव्या को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें वो श्रीधर के गले लगे होते हुए सेल्फी ले रही है। वो तस्वीरें उसकी रिलेशनशिप के टाइम की थी। पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो नव्या, पर अपनी बीवी को किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। नव्या उन तस्वीरों को देखकर थोड़ी डर जाती है। अगर स्वराज ने इन तस्वीरों को देखा तो उसके बारे में क्या सोचेगा, यही सोच रही थी। सोचो नव्या, जब स्वराज को पता चलेगा कि तुम उसके मैनेजर की कभी होने वाली बीवी थी जिसके बारे में वो नहीं जानता, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। नव्या ये सब सोच ही रही थी कि उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो देखती है कि पीछे स्वराज खड़ा है और उसका फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। स्वराज, नव्या केबिन में आओ, इतना कहकर वो चला जाता है। नव्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। श्रीधर, नव्या, लगता है तुम्हारा मेरे पास आने का वक्त आ चुका है। नव्या डरते हुए स्वराज के केबिन में जाती है। स्वराज अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। नव्या के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हो रही थी। स्वराज की नज़र भी उस पर पड़ती है पर वो भी कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद स्वराज श्रीधर को अपने केबिन में बुलाता है। श्रीधर उसके केबिन में आता है और चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। स्वराज उसके पास जाता है और श्रीधर से वो सारे फ़ोटोज़ दिखाने के लिए कहता है। श्रीधर मन में खुश था। वह स्वराज को तड़पता हुआ और गुस्सा होते हुए देखना चाहता था। वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और वो फ़ोटो स्वराज को दिखाता है। स्वराज उसका फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है और वो फ़ोटोज़ को देखते हुए नव्या के पास जाता है। स्वराज नव्या की तरफ देखते हुए, क्या आपकी श्रीधर से शादी होने वाली थी? नव्या डरते हुए हाँ में सिर हिलाती है। फिर नव्या उसे सारी बातें बताती है। उसके साथ में रहने से उनके ब्रेकअप तक की सारी बातें वो स्वराज को बता देती है। स्वराज, ओह, तो इसलिए आप मुझसे दूर रहती थी, इसलिए आपका चेहरा उदास रहता था, क्योंकि आप इसे भूल नहीं पा रही थी, है ना? नव्या, स्वराज प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। श्रीधर यह सब देखकर मन ही मन में खुश हो रहा था। स्वराज, क्या सुनूं मैं नव्या? एक बार तो मुझसे कह सकती थी आप। जब आपने मुझे अपना लिया था उसके बाद एक बार तो कह सकती थी ना, क्यों नहीं कहा? और जब आपको ये भी पता चला कि ये वहीं का मैनेजर है जहां आपका पति बॉस है, तब तो आप मुझे सब कुछ बता सकती थी ना, पर नहीं, आप क्यों मुझे बताएंगी? गलत करने वाले इंसान अपनी गलती थोड़ी बताते हैं। शायद आपको इससे अफेयर रखना होगा, तभी तो मुझे कुछ बताया नहीं। और ये फ़ोटोज़ में कैसे चिपक कर उसके साथ फ़ोटो ले रही हैं आप? पता नहीं और क्या क्या किया होगा। नव्या, नहीं स्वराज, आप गलत सोच रहे हैं। स्वराज, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ
और मैं अब आप जैसी लड़की के साथ रहना नहीं चाहता। मुझे आपसे तलाक चाहिए। ये बात सुनते ही श्रीधर शैतानी मुस्कान से मुस्कुराता है और नव्या तो उसी जगह जम चुकी थी। अगर काटो तो खून ना निकले, ऐसा ही कुछ सुनना चाहते थे ना तुम श्रीधर। ये सुनते ही श्रीधर स्वराज की ओर देखता है, जो सामने की टेबल से टिककर उसे गुस्से से देख रहा है। श्रीधर, मैं क्या सुनना चाहता था? स्वराज, हाँ श्रीधर, तुम यही सब सुनना चाहते थे। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान साफ ये बात बता रही है। तुम्हें क्या लगा इन फोटोग्राफ्स की वजह से मैं नव्या पर शक करूँगा, उसे बुरा भला कहूँगा, उससे तलाक ले लूँगा? तो ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जैसे घटिया इंसान ये सब के सिवाय और सोच भी क्या सकता है? नव्या शॉक्ड थी। वो सब समझने की कोशिश कर रही थी। स्वराज, वो मुझे सब कुछ बताना चाहती थी, पर उसे वो समय और मौका नहीं मिला। लेकिन तुम जैसा मक्कार आदमी इस बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें मेरी नज़रों में गिराने की सोचने लगा। और इतना कहते ही वो श्रीधर का फ़ोन फर्श पर पटक देता है और जाके श्रीधर को एक जोर का तमाचा मारता है। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई नव्या से इस तरह बात करने की? मेरी बीवी मेरा गुरूर है और उसे कोई दुख पहुंचाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुझसे बड़ा बदनसीब मैंने नहीं देखा श्रीधर। तूने नव्या जैसी लड़की को खो दिया। हाँ, वो शादी के बाद मुझसे दूर रही, तो तू सोच वो तुझसे कितना प्यार करती होगी। और अब तू उसके सामने है पर वो तुझसे दूर है, तो तू अब ये सोच कि वो मुझसे कितना प्यार करती होगी। तेरे जैसे आदमी के लिए प्यार का मतलब सिर्फ जिस्मानी रिश्ता होगा। मेरे लिए प्यार विश्वास है, भरोसा है, जो तुझे कभी समझ नहीं आएगा। और तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तेरी वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा? मेरी नव्या पे मुझे पूरा भरोसा है। तूने किसको खो दिया इसका तुझे अंदाज़ा नहीं है। वैसे थैंक यू सो मच श्रीधर सहाय। आज तेरी वजह से ही वो मेरे पास है। उसके आने से मेरे घर में खुशियाँ वापस आ गई हैं। नव्या अब बस रोए जा रही थी, जो कि खुशी के आंसू थे। और श्रीधर बस सिर झुकाए स्वराज की बातें सुन रहा था। मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, पर तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तेरी जो गलती थी आज उसी की वजह से नव्या मेरी पत्नी है। निकल जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? श्रीधर, तुमने सही कहा स्वराज। मुझे आज अंदाज़ा हो रहा है कि प्यार क्या होता है। मैंने नव्या को धोखा दिया, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। और आज जब उसे पाना चाहा तब भी मेरे दिल में सिर्फ मक्कारी थी। पर अब नव्या मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। अब उसके दिल में सिर्फ तुम हो, ये बात मैं समझ चुका हूँ। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना नव्या। वो नव्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है और जल्दी से केबिन के बाहर चला जाता है। स्वराज नव्या की तरफ देखता है, जो उसे अपनी आंखों में आंसू लेते हुए देख रही थी। स्वराज उसके पास जाता है और मैं चाहता तो सीधे सीधे उसे यहाँ से निकाल सकता था, पर मुझे उसे ज़िंदगी भर का दुख देना था, ताकि वो तड़पता रहे कि उसने किसे खोया है। इसलिए मेरी कोई भी बात को आप दिल पर मत लगाना। और हाँ, पापा का फ़ोन आया था, जल्दी घर बुलाया है, तो चलिए। स्वराज नव्या के आंसू पोंछता है और साथ लेकर घर आ जाता है। घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मंथन और जानवी नव्या और स्वराज को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्वराज सब मेहमानों के साथ बातें करने में बिजी होता है, पर उधर नव्या का दिल उसके लिए तड़प रहा था। उसका चेहरा देखते हुए नव्या को उससे और ज़्यादा प्यार आ रहा था। आज उसने सोच लिया था कि वो तन और मन दोनों से ही वो अपने आप को स्वराज को सौंप देगी। स्वराज कुछ लोगों को ड्रॉप करने जाता है और जब अपने कमरे में आता है तो लाइट्स ऑफ होती हैं। वो जैसे ही लाइट्स ऑन करता है तो देखता है नव्या दुल्हन की तरह सजकर उसके सामने खड़ी है। स्वराज उसे बड़े प्यार से देखे जा रहा था। स्वराज, नव्या आप ये सब? नव्या दौड़कर आकर उसके गले लग जाती है। आप इतने अच्छे क्यों हैं स्वराज? मैंने आपको कितना सताया, कितना तड़पाया, फिर भी आपने हमेशा मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मुझ पर भरोसा किया। मेरे पति होते हुए भी कभी उसका रौब नहीं जताया, कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। नव्या बुरी तरह रो रही थी। स्वराज, बीवी प्यार करने के लिए होती है अर्धांगिनी जी, रौब जमाने या ज़बरदस्ती के लिए नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला। नव्या उसकी बाहों से निकलते हुए, आप नहीं, तुम कहिए।
यह शब्द मुझे अपना सा लगता है स्वराज। स्वराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नव्या। और इतना कहकर वो उसके नव्या के गालों को धीरे से चूम लेता है और नव्या शर्मा जाती है। स्वराज उसे ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, आज मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही है। और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आई लव यू नव्या। और इतना कहकर वो उसके बालों में से क्लिप निकाल देता है और उसके कंधे को चूमते हुए कहता है, तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो नव्या। अपना सर शर्माते हुए उसके सीने में छुपा लेती है। आज वो दोनों एक हो चुके थे। थोड़ी देर बाद स्वराज उसे अपनी बाहों में लेकर सोया था। स्वराज, मैं सच में बहुत लकी हूँ नव्या, जो मुझे तुम मिली हो। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई। बस यूं ही हमेशा मेरे साथ रहना। नव्या जवाब में उसके होंठों को चूमते हुए, और आप यूं ही हमेशा मेरे दिल पर दस्तक देते रहना। और स्वराज मुस्कुराते हुए, जैसा आप कहें अर्धांगिनी जी।